और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के इख्तिताम के साथ। जी हां, इस सरमाई इजलास में कई मुद्दे गर्म रहे। अपोजिशन ने लखीमपुर सानही, निचकारी और दीगर कई मुद्दों पर बहस करने की कोशिश की, लेकिन ऐवानों में शोर शराबे और हंगामे के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। इस बार सरमाई इजलास में अपोजिशन अरकान पार्लियामान की मुअत्तली का मामला सरगर्म रहा। इस हवाले से अपोजिशन ने कई मुजाहरे भी किए, साथ ही साथ बात बन नहीं पाई। अपोजिशन और सरकार एक दूसरे पर निशाना साधते रहे, मोरद इल्जाम ठहराते रहे, हासिल कुछ नहीं हुआ। अवाम के मुद्दे सिर्फ मुद्दे रहे। मौजूदा सरमाई इजलास 29 नवंबर को शुरू हुआ था। इजलास की कार्रवाई 23 दिसंबर तक जारी रहने वाली थी। सरमाई इजलास में हुकूमत ने कई अहम बिलों को मंजूर किया है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने एक मर्तबा फिर से राम मंदिर ट्रस्ट और राम मंदिर की तामीर के लिए इकट्ठा किए गए चंदे के मामले में बदउनवानी का इल्जाम आयद किया है। साथ ही बीजेपी को सीधा मोरद इल्जाम करार दिया। राम के मंदिर की जमीन के नाम पर किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार ट्रस्ट और उसके सदस्यों और बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया गया, इसका खुलासा मैंने किया था। और उसके बाद मेरे ऊपर तमाम एफआईआर और मुकदमे किए गए और मैंने एक ही बात कहा था कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया है, माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के चंदा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार और लूट नहीं करने देंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बातों को सच साबित करते हैं। और जो लोग विश्व हिंदू परिषद से लेकर आरएसएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम इनके नेता, विधायक, मंत्री कह रहे थे कि मेरे ऊपर डिफेमेशन करेंगे, आज तक उन्होंने डिफेमेशन करने की हिम्मत इसलिए नहीं की कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर और उस क्षेत्र में जमीन का घोटाला और भ्रष्टाचार करने में जुटी हुई है। ये जमीन के जालसाज लोग हैं। और वहीं कांग्रेस की जानिब से भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर ट्रस्ट में होने वाली बदउनवानी का मामला उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा। भगवान राम के अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के नाम पर चंदे की लूट और अब भगवान राम की अयोध्या नगरी में भाजपाइयों द्वारा संपत्ति एकत्रित करने की लूट, ये साफ है कि भाजपाई अब राम द्रोह कर रहे हैं। क्या हो रहा है अयोध्या में? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर मर्यादा को ताक पर रखकर सीधे आम लूट मची हुई है। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। 1250% मुनाफा मात्र 79 दिन में कमा लिया गया और राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो करोड़ों करोड़ों भारतीयों का चंदा है उसे लूट लिया गया। और अब जो सनसनीखेज तीसरा खुलासा सामने आया है वो और चिंता का विषय है, और वो है कि राम मंदिर अयोध्या नगरी में मंदिर के चारों तरफ भाजपा के विधायकों, भाजपा के मेयर, भाजपा के आयोग के सदस्यों, भाजपा के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और आदित्यनाथ सरकार के आला अफसरों द्वारा औने पौनी संपत्ति अर्जित कर ली गई है। और इसके कुछ उदाहरण मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। नंबर 1 पर हैं वेद प्रकाश गुप्ता, एमएलए अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी के। उनके भतीजे तरुण मित्तल द्वारा 20,034 स्क्वायर मीटर जमीन 21 नवंबर 2019 और 29 दिसंबर 2020 को खरीदी गई। इंदर प्रताप तिवारी, भाजपा एमएलए गोसाईगंज अयोध्या,
2593 स्क्वायर मीटर जमीन भाजपा के इस विधायक महोदय द्वारा 19 नवंबर 2019 को खरीदी गई और उसके बाद इनके ब्रदर इन लॉ के द्वारा 6320 स्क्वायर मीटर जमीन 16 मार्च 2021 को खरीदी गई। भाजपा के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, जिनके साले के द्वारा 2 करोड़ की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची गई थी, उन्हीं के द्वारा 1480 स्क्वायर मीटर जमीन 18 सितंबर 2019 को खरीदी गई। बलराम मौर्य, जो भाजपा नेता भी हैं और ओबीसी कमीशन के यूपी के मेंबर भी हैं, 9375 स्क्वायर मीटर जमीन 28 फरवरी 2020 को राम मंदिर की पेरीफेरी में खरीद ली गई। हर्षवर्धन शाही, जिसे मोदी जी और आदित्यनाथ जी ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगाया है, लगभग 1000 स्क्वायर मीटर जमीन उनके और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा 18 नवंबर 2021 को मंदिर के साथ खरीद ली गई। एमपी अग्रवाल, डिविजनल कमिश्नर अयोध्या, पुरुषोत्तम दास गुप्ता, चीफ रेवेन्यू कमिश्नर अयोध्या, दीपक कुमार, डीआईजी अयोध्या और न जाने कितने और अधिकारियों द्वारा राम मंदिर के चारों तरफ वाली जमीन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते ही खरीद ली गई। पर महाराष्ट्र से आज महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास के पहले दिन अपोजिशन का असेंबली के बाहर हंगामा देखने को मिला और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे, हमारे साथी हमारे साथ मौजूद थे, वो यही बता रहे थे कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों के साथ आज इस असेंबली सेशन की शुरुआत करेंगी। आपको बताएं कि अपोजिशन असेंबली की सीढ़ियों के बाहर हंगामा करते नजर आए, साथ ही साथ बहस भी एक दूसरे के साथ करते नजर आए। सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी का। वसीम, जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि ये इजलास भी हंगामे की नजर होने वाला है, क्या कुछ रहा शुरुआत में? देखिए, शुरुआती दिन ही देखा गया है कि विपक्ष और हुकूमत दोनों ही आपने सामने नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे एक वजह ये भी नजर आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो कई बार कामकाज से दूर नजर आए। पिछले 2-3 कैबिनेट में देखा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें शामिल हुए, लेकिन आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था तो ये उम्मीद लगाई जाती है कि सीएम उद्धव ठाकरे यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन वो यहाँ पहुंचे नहीं है, जिसके बाद विपक्ष ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यहाँ तक की मांग करने की शुरुआत कर दी है कि आपकी अगर तबीयत सही नहीं है और आप कामकाज से दूर होते हैं तो ऐसे वक्त में अपना उत्तरदायित्व किसी और को दे दीजिए, ताकि ये इस तरीके से सदन में कामकाज चलता रहे। कई सवालिया निशान उठा रहे हैं सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर और साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बात का खुलासा किया जाए कि सीएम उद्धव ठाकरे हाउस आएंगे या नहीं आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो डिप्टी सीएम के हाथ में कामकाज का भार सौंपा जाए ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तो वहीं पर शिवसेना भी इस मामले को लेकर काफ़ी आक्रामक नजर आ रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि सीएम उद्धव ठाकरे की जो तबीयत है काफ़ी बेहतर है और वो कभी भी किसी भी वक्त यहाँ विधानसभा पर आ सकते हैं। लेकिन ये सबसे पहली अहम बात यह है कि ये महज सिर्फ 5 दिनों का सत्र है और 5 दिनों के सत्र के दौरान शुरुआती ही दौर से देखा गया है कि जिस तरह से बीजेपी काफ़ी आक्रामक नजर आ रही है, अपनी जो कई अहम मुद्दे हैं जिसे सदन के अंदर उठाने की कोशिश की गई है। साथ ही एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से परमवीर सिंह का मामला पूरे महाराष्ट्र में छाया हुआ था और आज ये मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया है। जो समाजवादी पार्टी के नेता है अबू हासिम आजमी ने सवाल उठाया कि सरकार ने क्या भूमिका ली है परमवीर सिंह पर। तो ऑन रिकॉर्ड पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि किस तरह से उन पर शिकायतें आई थी और किस तरह से डिपार्टमेंट पे कार्रवाई की गई है और अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस तरह की जानकारी उन्होंने हाउस में दी है। तो अब आने वाला जो वक्त है काफी और भी आक्रामक होने का नजरिया लगाया जा सकता है कि कभी सदन की कार्रवाई चल रही है लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो और लेकिन वो चर्चा नहीं होने की वजह से इनमें गुस्सा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये गुस्सा कब सदन के अंदर या सदन के बाहर होगा इस पे नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन कई अहम बड़े मसले हैं जिसमें विपक्ष चाहता है कि सरकार उनके साथ चर्चा करे। जी
और वसीम, एक और यहाँ अहम बात आपसे जानना चाहेंगे कि अपोजिशन ये ज़रूर जानना चाहेगा कि नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि जैसे कोरोना का दौर हमने देखा था, इस बार भी हम यही देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रहा है। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया जो महाराष्ट्र के आंकड़े ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप आंकड़ों की बात करें तो अब तक 54 ऐसे मरीज हैं जो सामने आ चुके हैं और अब भी कई है जो टेस्टिंग में है और हर दिन ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में मुंबई हो या फिर दूसरे जिले हैं, उन सभी जिलों में स्कूल भी तक शुरू हो चुके हैं, 1ली से 7वीं तक के। और ये जो नया वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा है, तो बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा अहम सवाल है। कोविड के दौरान भी विपक्ष ने इस बात को उठाया था कि कई तरह के नंबर्स बढ़ रहे हैं, जो सुविधाएं देने की बात सरकार कर रही है वो सुविधाएं नहीं दे रही है, इसमें कई तरह के घोटाले हो रहे हैं। अब ऐसे में नया वायरस कहीं ना कहीं मुसीबतें जरूर पैदा कर रहा है, तो आगे क्या भूमिका है सरकार की? क्योंकि अब तक अगर देश के आंकड़े देखें तो 200 के ऊपर है, तो जिसमें से 54 से ज़्यादा महाराष्ट्र में निकल रहे हैं। उनके लिए तैयारियां क्या है? स्कूल शुरू कर दिए गए तो बच्चों के लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? क्या जरूरत पड़ने पर इसे बंद कर दिया जाएगा? और साथ ही 31 दिसंबर के जश्न को लेकर किस तरह की उनकी तैयारियां हैं? क्या किस तरह से नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि भीड़ जमा होगी और उस दौरान किस तरह से वेरिएंट पे नजर रखी जाएगी? तो ऐसे कई सवाल सदन के अंदर खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने अपोजिशन रख रहा है। जी वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीलात के लिए, जानकारी के लिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें भी। 29 दिसंबर से कानपुर के लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा और वो मेट्रो ट्रेन का सफर कर सकेंगे। 28 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। पहले मरहले में मेट्रो ट्रेन कानपुर के IIT मेट्रो स्टेशन से मोती झील मेट्रो स्टेशन तक चलेगी। इसके दरमियान 9 स्टेशन आएंगे। मोती झील मेट्रो स्टेशन की सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। कानपुर मेट्रो आम जनता के लिए 29 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। 28 दिसंबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस समय हम मोती झील मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लिफ्ट बनाई गई है और आधुनिकता से तैयारी की गई है। और जिस तरह से हम स्टेशन की तरफ ये दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से सीढ़ियों का देखिए इस्तेमाल यहाँ पर इस सीढ़ियों से पहुँचेगा। और इस मेट्रो का हम एक बार आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि इस तरह के यहाँ पर अभी इंतज़ाम है। और जिस तरह से यहाँ पर किराए की बात की जाए तो किराया जो रखा गया है इसमें बताया जा रहा है कि 1 से 3 किलोमीटर तक का जो किराया होगा वो मिनिमम 17 रुपये होगा। और जो पहला फेज शुरू हुआ है उसमें 9 स्टेशन हैं। 9 स्टेशन में सफ़र जो आखिरी स्टेशन तक होगा 44 रुपये का किराया देना पड़ेगा। जिसलिए यहाँ पर देखिए टिकट काउंटर भी बनाया गया है। जिस तरह से देखिए ये टिकट काउंटर यहाँ पर है, यहाँ पर आम जनता यहाँ से टिकट ले सकेगी। और ये मोती झील स्टेशन जिस तरह से यहाँ पर देखिए प्राइवेट गार्ड भी लगाए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए गए हैं और यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती है। जिस तरह से यहाँ पर सफ़र के लिए यानी कि 28 तारीख को यहाँ पर उद्घाटन के बाद 29 तारीख को जनता मेट्रो से सफ़र कर सकेगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मालेगांव शहर में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू की जानिब से 24वें कुल हिंद किताब मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 150 से ज़्यादा किताबों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। किताबों की ख़रीदारी करने में स्कूल के बच्चे पेश नज़र आए। स्कूलों से उन्हें बाकायदा छुट्टी दी जा रही है ताकि वो 2 से 3 घंटों में अपनी पसंद की किताबों की ख़रीदारी कर सकें। और जाहिर सी बात है कि बच्चे इससे बहुत खुश हैं कि बरसों बाद कोरोना वबा और लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद अब उन्हें इतने बड़े मेले में इतनी चहल पहल देखने को मिल रही है। और उनकी ख्वाहिश यही है कि इसी तरह के मेले का इनेकाद किया जाता रहे। मैं निशात गर्ल्स हाई स्कूल से हूँ और यहाँ पर आकर मैंने बहुत सी किताबें खरीदी है, किताबें से मालूमात हासिल की है। गीत यहाँ पर हम पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दी मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल की बच्ची हूँ। यहाँ आकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी साइंस जर्नल, यहाँ पर ड्राइंग की। हम यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है हमें।
हमारे स्कूल से हमें यहाँ पर लेकर आया गया है। हम कहानी, नॉवेल्स, ये सब किताब खरीदना चाहेंगे और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि मालेगांव में 24वीं मरतबा उर्दू किताब मेला मुनक़िद किया गया है और हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं और हम यहाँ पर बहुत मज़ा कर रहे हैं। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपना दायरा वसी करता जा रहा है। आपको बताएं कि मुल्क भर में करीब 220 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। सिर्फ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 102 केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें से एक की मौत हुई है और 75 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को वापस लौटे हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को अलर्ट जारी कर दिया है और ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक बताते हुए जंगी पैमाने पर इसकी रोकथाम की सलाह दी है। साथ ही ये भी हिदायत जारी कर दी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू का निफाज अमल में लाएं। वहीं गाजियाबाद में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। इस सिलसिले में इंतजामिया अपनी तैयारियों में जुटा है। गाजियाबाद कोविड अस्पताल के डॉक्टर बीपी त्यागी से हमारे नुमाइंदे रोहित ने खास बातचीत की है। गाजियाबाद में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए थे। इसको लेकर हम डॉक्टर बीपी त्यागी से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के देखे गए गाजियाबाद में 2 मामले सामने आए, इसको लेकर कितनी सावधानी बरतनी चाहिए और इसके क्या क्या लक्षण हैं? जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके लक्षण हैं बदन में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जुकाम होना और हल्का फीवर होना। लेकिन ये इतना डेंजरस नहीं पाया गया अभी तक की स्टडीज़ में जितना अपना डेल्टा वेरिएंट था, लेकिन ये 7 गुना तेज़ी से फैलता है उसके मुकाबले। अब देखना ये है कि जितने भी नए केसेस अब आ रहे हैं, जैसे गाजियाबाद में आज का डाटा है कि 38 केस अभी तक हुए हैं, उसमें से 23 केस अभी एक्टिव हैं, 3 केस अभी अलग अलग अस्पताल में दाखिल हैं। उनके लिए उनकी जीन एनालिसिस होके ये पता लगेगा क्या वो ओमिक्रॉन है। अच्छा, जो पिछले कोविड में देखा गया था आपके अस्पताल में काफ़ी मरीज एडमिट हुए थे क्योंकि कोविड अस्पताल था। इस बार कितनी सावधानी बरती जा रही है और बच्चों को लेकर इसके क्या लक्षण पाए जा रहे हैं? इसमें जो सावधानी बरतनी है वो सिंपल ये है कि हमें मास्क पहनना है, वो डबल मास्क होना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, अपने हाथों की सफाई करनी है और उसके साथ साथ इम्यूनाइजेशन का रोल कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी को पेनिट्रेट कर रहा है क्योंकि इसकी स्पाइक प्रोटीन म्यूटेट हो रही है और ये इम्यूनिटी को पेनिट्रेट करके इन्फेक्शन पैदा कर रहा है। बच्चे जिनमें थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी पैदा करती है वो 8 साल तक अच्छी इम्यूनिटी बनाती है, लेकिन 8 से 17 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो रिस्क पे हैं। तो जितने भी इस तरह के बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि उनको भी मास्क लगाएं और अगर कोई भी सिम्टम उनको सर्दी, जुकाम, बदन दर्द का मिले तो इमीडिएटली उनका टेस्ट कराएं। हमने अपने अस्पताल में एक कोविड एंटीजन की सुविधा स्टार्ट की है और हम दूसरी लैब से RT-PCR करा रहे हैं। अच्छा, जो ओमिक्रॉन है इसको लेकर कितना सतर्क रहना चाहिए? कोई भयभीत की आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि जनवरी फरवरी में देखा जाता है कोरोना के ज़्यादा मामले सामने आ जाते हैं, तो ओमिक्रॉन में ऐसा कितनी तेज़ी से फैल सकता है? और ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैलता है। इसमें हमें देखना क्या है कि 8 साल से 17 साल के बच्चे या बुजुर्ग या कोई ऐसा आदमी जिसकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ रहा है, उसको कैंसर है, उसको गुर्दे की बीमारी है, उसको फेफड़े की बीमारी है, उसको हार्ट की बीमारी है, ये बड़ों की भी बात कर रहा हूँ, बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, उनको घर से बाहर अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो नहीं निकलना चाहिए। ये तीसरी वेव का इंडिकेशन है और ये 3rd वेव जनवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगी। डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ थे। इन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी सतर्कता बरतने के लिए कही है। पहले कोविड की पहली लहर में, दूसरी लहर में भी देखा गया था कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया था और काफ़ी मरीजों का इलाज भी किया था, तो इसलिए ओमिक्रॉन को लेकर भी सतर्कता बरतनी चाहिए। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में सर्दी का सितम जारी है। कई रियासतों में दर्जे हरारत मनफी रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, MP, राजस्थान और दीगर रियासतों में हालात ज़िंदगी मामूल पर नहीं है क्योंकि ठंड बेतहाशा है। बेसहारा और बेघर अफराद को
काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि हुकूमतों की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका खातिर ख्वाह असर नज़र नहीं आ रहा है। उधर दिल्ली एनसीआर में फ़िज़ाई आलूदगी में भी इजाफा देखा जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 385 के पार पहुंच चुका है। हालांकि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर है। ट्रेनों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। कई ट्रेनें या तो ताख़ीर से चल रही हैं या फिर उनको कैंसिल किया गया है। ठंड बहुत कड़ाके की है, हाथ कप कपा रहे हैं। क्या करते हैं ठंड से बचाव के लिए? ठंड से बचाव के लिए रात को कपड़े पहनते हैं और सो जाते हैं रोड पर, और थोड़ा बहुत ठंड लगती है तो अलाव बढ़ा लेते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है सर। क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत, पूरा गोड़ हाथ पूरा पाला हो जा रहा है, ठर हो जा रहा है बिल्कुल। गाड़ी नहीं चल पाती सर? गाड़ी भी नहीं चल रही है, हाथ भी पूरा सूज गया, गोड़ भी सूज गया। सर ठंड तो अब आप देख रहे हो कैसी बढ़ रही है, और 10 दिन से और ज़्यादा बढ़ गई है। 4 बजे सुबह उठ के मॉर्निंग में मंडी आना पड़ता है, और कहीं आग मिल जाती है तो ताप लेते हैं। ठंड बहुत पड़ रही है। सुबह सुबह मतलब हाथ गलाने वाली सर्दी है, बहुत तेज़। सुबह सुबह ड्यूटी पे जाना पड़ता है तो ग्लव्स वगैरह सब रेडी होके तैयार होके जाना पड़ता है, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है जाने में सुबह सुबह। ठंड से परेशान है, ठंड ज़्यादा है, अपने मजबूरी में बच्चे पाल लें, क्या करें? क्या दिक्कत होती है ठंड में? अब हाथ पाँव काम नहीं करते हैं, क्या करें अब? ठंड तो ठंड, क्या करें अब? तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक